हम बात करेंगे रेवोल्यूशनरीज़ की, क्रांतिकारियों की। ये रेवोल्यूशनरीज़ जो वर्ड है, आप इससे परिचित हैं। जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि बहुत सारे क्रांतिकारी भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वी.के. दत्ता और अनगिनत ये सभी भारतीय क्रांतिकारी थे। आप जानते हैं कि भारत की स्थिति ये थी कि भारत के ऊपर एक विदेशी सत्ता ने कब्जा कर रखा था, जबकि इसके विपरीत जो यूरोप की स्थिति थी, यूरोप में जो क्रांतिकारी थे, मोस्टली क्रांतिकारी जो थे उन्होंने ऑटोक्रेटिक मोनार्की के खिलाफ संघर्ष किया। जो राजतंत्र था उसको चैलेंज किया। और आज हम यूरोप के क्रांतिकारियों के विषय में ही पढ़ेंगे, विशेष रूप से जूसेप्पे मैज़ीनी और जूसेप्पे गारिबाल्डी के विषय में चर्चा होगी, क्योंकि ये दोनों व्यक्तित्व ऐसे हैं, ये इटालियन रेवोल्यूशन से संबंधित हैं, इटालियन यूनिफिकेशन से संबंधित हैं, जिन्होंने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। अब हम ये देखते हैं कि रेवोल्यूशनरीज जो थिंकिंग थी वो डेवलप कैसे हुई वहाँ पर। 1815 के बाद में जब कांग्रेस ऑफ वियना के कारण पूरे यूरोप में फिर से राजतंत्र स्थापित किया गया, कंजर्वेटिव रिजाइम स्थापित किया गया, और ये ऑटोक्रेटिक राजतंत्र था। ये जो नए राजा बने, इन्होंने फिर से जनता को कंट्रोल करना शुरू करा, इन्होंने प्रेस को कंट्रोल कर लिया, और जो कोई भी चेंज की बात करता था उसको सख्ती के साथ निपटना इन्होंने शुरू किया। बहुत सारे लोगों को सजा दी गई, जिसके कारण जो एक थिंकिंग डेवलप हो रही थी, लिबरल थिंकिंग या लिबरल नेशनलिस्ट की थिंकिंग, उसको दबाया जाने लगा। और 1815 के बाद बहुत सारे जो लिबरल्स थे वो सरकारों से छुप कर रहने लगे, क्योंकि सरकारों का इन राजाओं का भय था। लेकिन वहाँ पर इन लोगों ने मिलकर अपने संगठन बनाए, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, और अन्य लोगों को, अन्य क्रांतिकारियों को ट्रेन किया। साथ ही साथ जो क्रांति का आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैलाया। अब उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था, वो भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. 1815 के बाद में बहुत सारे revolutionaries थे या लिबरल नेशनलिस्ट थे जो अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई जिससे कि क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दी जा सके और क्रांति के आइडिया को फैलाया जा सके। टू बी ए रेवोल्यूशनरी at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. Most of these revolutionaries also saw the creation of national states as a necessary part of this struggle for independence. उस समय क्रांतिकारी होना क्या था कि पूरी तरीके से कमिटमेंट किसके लिए, मोनार्कियल फॉर्म्स जो कि वियना कांग्रेस से स्थापित हुई थी उसका विरोध करना है, लिबर्टी के लिए संघर्ष करना है, और मोस्टली जो क्रांतिकारी थे उनकी ये सोच थी कि नेशनल स्टेट बनाना ही जरूरी है हमारी स्वतंत्रता के लिए। अब मोस्टली ने नेशनल स्टेट पर बल दिया। देखिएगा उस समय जो स्टेट थे, जैसे जर्मन, हमने देखा था 39 स्टेट्स थे जिनको कि एक संघ में बदल दिया था, एसोसिएशन में बदल दिया था नेपोलियन ने। ऐसे इटली भी बहुत छोटे छोटे से देश थे, उन पर भी कब्जा कर लिया था नेपोलियन ने। तो ये नेपोलियन के कब्जे के कारण जर्मन स्पीकिंग स्टेट और इटालियन स्पीकिंग स्टेट जो थे उनमें यूनिटी की फीलिंग आई, और वहाँ पर लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, ये सोचना शुरू किया कि जब तक हम यूनाइटेड होकर
एक देश नहीं बना लेंगे तब तक नेशनल स्टेट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं हम एक बहुत ही महान कैरेक्टर, इटली के रिवोल्यूशनरी हैं ये, जुसेप्पे मेज़नी। इनकी बर्थ 22 जून 1802 को जिनोवा में हुआ। अच्छा, उस समय जिनेवा फ्रेंच एम्पायर में था। आपने देखा था जिनेवा को जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी तो पीडमोंट सार्डिनिया को दे दिया गया था, और पीडमोंट सार्डिनिया इटली का सबसे बड़ा स्टेट था। इनकी डेथ 10 मार्च 1872 को हुई थी। अब इनके विषय में जान लेते हैं, मैजनी के विषय में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। वो जब थोड़ा सा होश संभाला उन्होंने तो एक सीक्रेट सोसाइटी थी उस समय, कार्बोनरी, उसके सदस्य बन गए। आप जानते हैं ना, सीक्रेट सोसाइटी जो सरकार से छुप के काम करती हैं, जैसे एट प्रेजेंट जैसे मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, या आतंकवादी संगठन है। तो ये ऐसे ही कार्बोनरी नाम की एक संस्था थी, सीक्रेट सोसाइटी, उसके सदस्य बन गए। एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगोरिया। जब वो 24 साल के थे तो उन्होंने लिगोरिया में क्रांति लाने का प्रयास किया, जिसका उन्हें दंड मिला, पनिशमेंट मिला, और देश से निकाला इनको दे दिया गया 1831 में। He subsequently founded 2 more underground societies, first Young Italy in Marseille and then Young Europe in Bern। और इसके बाद में उन्होंने खुद अपनी 2 सीक्रेट सोसाइटी स्थापित की, एक तो यंग इटली की मार्सेल्स नामक सिटी में, और एक यंग यूरोप की बर्न नामक सिटी में। इसमें जो युवा थे यूरोप के, जो नेशनल स्टेट बनाना चाहते थे, जो क्रांतिकारी आइडिया वाले थे, उनको भर्ती किया गया। Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind। मैजनी का ये विश्वास था कि भगवान ने जो देश का निर्माण किया है वो इस तरह से किया है कि एक देश में एक सी तरह के लोग रहें, एक यूनिट हो, एक देश नेचुरल यूनिट हो कंट्री में, किसकी? लोगों की। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। वो सोचा करते थे मैजनी कि इटली का यूनिफिकेशन, मैंने बताया छोटे छोटे से स्टेट थे उस समय, 7 के करीब थे ये। आगे जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे, जब बताएंगे, इनमें सबसे बड़ा था पीडमोंट सार्डिनिया। पीडमोंट स्टेट का नाम है, और उसने कहा जब तक यूनिफिकेशन नहीं होगा, जब तक इटली फ्रीडम नहीं मिल सकती। मैजनीज रिलेंटलेस opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। जो मैजनी ने लगातार कठोरता से विरोध किया मोनार्की का, और जो उसका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, उसके कारण कंजर्वेटिव डर गए। और देखिए, जो सबसे बड़ा कंजर्वेटिव था मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने रिमार्क किया मैजनी के विषय में। क्या रिमार्क किया देखें। Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order। उसने कहा मेटरनिक ने कि मैजनी हमारी सामाजिक व्यवस्था, यानी कि राजतंत्र, उनकी सामाजिक व्यवस्था क्या थी? राजतंत्र, मोनार्की, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848, और उसमें भी मैंने सब टाइटल दिया है जुलाई रेवोल्यूशन। देखिएगा 1830 में काफ़ी ज़्यादा चेंज शुरू हुए, और आपने देखा था कांग्रेस ऑफ वियना में लुईस 18 को, जो बोर्बन डायनेस्टी का था, फ्रांस का राजा बनाया गया था। उसने 1824 तक शासन किया, और 1824 में चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति राजा बन गया। अब ये जो राजा बना, ये बहुत कुछ जनता के फेवर में नहीं कर पाया, और जनता बहुत असंतुष्ट हो गई फ्रांस में। और फिर जनता ने क्या करा, इस राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी, राजा को हटा दिया गद्दी से, और एक मोनार्की स्थापित की, जिसे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और लुई फिलिप को इसका हेड बना दिया, राजा बना दिया जनता ने।
ये जुलाई 1830 में हुआ, इसे जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या हुआ दोबारा से देखिए कि जो राजा था चार्ल्स, उसको जनता ने हटाया, एब्सोल्यूट मोनार्की को समाप्त कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी और लुई फिलिप को अपना राजा बनाया। लुई फिलिप के वजह से मैं एक बात बता देता हूँ। मैं इंडिया में एक रेडीमेड की कंपनी है, शर्ट्स बेचती है वो, उसका नाम लुई फिलिप है और वो इसी राजा का नाम लिया गया है, कंपनी वो इंडिया की है। तो इस प्रकार से चेंज हुआ पूरे फ्रांस में। फिर से एक बार हमने देखा था 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई थी वहाँ पर, लेकिन अब फिर से, क्योंकि बीच में फिर ऑटोक्रेटिक रूल आ गया था राजाओं का, फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। और मेटरनिख ने एक बात कहा फ्रांस के लिए, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। मेटरनिख ने कहा जब कभी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। मीन्स यूरोप की कोई भी घटना होती है वो फ्रांस से इम्पैक्ट होता है उसका, फ्रांस का मतलब अगर फ्रांस में कोई घटना घटित होगी तो उसका असर पूरे यूरोप पर दिखाई देता है। यहाँ पर भी ये जो रेवोल्यूशन हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन, इसका बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाई दिया। 1830 में ही जो नया एक कंट्री बनाया गया था ना, नीदरलैंड, अब मैंने बताया था कांग्रेस अभियान में, वहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो गया। और नीदरलैंड का एक पार्ट जो बेल्जियम वाला था वो नीदरलैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। अब देख लेते हैं। द फर्स्ट अपहीवल took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है जुलाई रेवोल्यूशन के ऊपर। और जुलाई रेवोल्यूशन में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की। लुई फिलिप को उसका हेड उन्होंने बनाया। इसके बाद में हमने देखा नीदरलैंड में, मैंने बताया वहाँ क्रांति हुई और नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया। अब एक एपिसोड और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, जिसने सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग को जागृत किया यूरोपियंस के बीच में, वो है द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक, देखिएगा, यूरोप की जो सभ्यता है उसके दो मुख्य केंद्र माने जाते हैं एंशिएंट सभ्यता के, रोम और यूनान। यूनान को ही ग्रीक बोलते हैं। तो यूनान की सभ्यता बहुत पुरानी है। और हुआ क्या, ग्रीक के ऊपर 15th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर ने, जो कि एक इस्लामिक एम्पायर थी, एक मुस्लिम साम्राज्य था, उसने कब्जा कर लिया। मूल रूप से वो क्रिश्चियंस थे वहाँ के लोग। और जब यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई तो ग्रीक के लोगों में भी ये फीलिंग आई और 1821 के करीब में ग्रीक की जनता ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले हमारे एक इतिहास था, हम स्वतंत्र थे और बाद में इस मुस्लिम साम्राज्य ने हमारे ऊपर कब्जा किया है। स्ट्रगल शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पर बात धर्म की आ गई। तो पूरे यूरोप के जो लोग थे क्रिश्चियंस, उन्होंने ग्रीक के लोगों का साथ दिया और जितने भी जो ग्रीक के लोग अन्य देशों में रह रहे थे उन्होंने भी ग्रीक के वासियों का साथ दिया और ये स्ट्रगल लंबा चला। अंत में 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल एक सिटी है, वहाँ पे एक समझौता हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और ग्रीक को स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पर धार्मिक भावनाएं भी थीं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेरित, सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग इस एपिसोड ने वहाँ पर की। देखते हैं ज़रा। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked off a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathized for
sympathies for ancient Greek culture. और poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. The English poet Lord Byron organized funds and later went to fight in the war, where he died of fever in 1824. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. देखिएगा, जो वेस्ट यूरोप के लोग थे, जो सिंपैथी रखते थे ओल्ड कल्चर के प्रति ग्रीक के, उन्होंने भी मदद करी। और उस समय के कवि और आर्टिस्ट ने ग्रीक को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बताया। पब्लिक ओपिनियन तैयार हुआ कि मदद कीजिए मुसलमान एम्पायर के खिलाफ इन क्रिश्चियंस की। और देखिएगा, एक एग्जाम्पल है कि लॉर्ड वारन जो इंग्लिश कवि था, पोइट था, उसने पैसा कलेक्ट किया और वो वहाँ लड़ने के लिए गया, जहाँ पर 1824 में फीवर के कारण उसकी डेथ हुई और फाइनली 1832 में ग्रीस को आज़ादी मिल गई। ये कॉन्स्टेंटिनोपल इस समय इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। आप जानते हैं हंगर मीन्स भूख, हार्डशिप मीन्स आर्थिक तंगी और रिवोल्ट मीन्स विद्रोह। 1830s में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट था यूरोप में, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जनता के पास खाने के लिए नहीं था, रोजगार नहीं था, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, जॉब्स कम थे। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी में थी यूरोप की जनता। और फिर एक बार यूरोप की जनता को आगे करके लीड किया किसने? फ्रांस ने। देखिएगा, द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेज and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. National Assembly proclaimed a republic, guaranteed for suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. देखिए, 1848 में फूड शॉर्टेज और बेरोजगारी के कारण पेरिस की जनता फिर सड़कों पर, लुई फिलिप को भागना पड़ गया और अब नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक घोषित कर दिया और सभी एडल्ट मेल को जो 21 एज से ऊपर के थे उन्हें वोटिंग राइट दिया और राइट टू वर्क भी दिया। कारखाने स्थापित किए गए सरकार के लोगों को रोजगार देने के लिए। देखिए, 1848 में ही रिपब्लिक बन गया फ्रांस और राइट टू वर्क दे दिया गया। इंडिया में राइट टू वर्क कब मिला है? 2005 में। आप जानते हैं मनरेगा, नरेगा, ये राइट टू वर्क है, वो भी अभी रूरल एरियाज में है, वहाँ 1848 में ही दे दिया। देखिएगा, हमने देखा 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी और 1792 में रिपब्लिक बन गया था फ्रांस, लेकिन उस रिपब्लिक को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया और बाद में बॉर्बन डायनेस्टी स्थापित हुई। फिर से ऑटोक्रेटिक मोनार्की स्थापित हो गई फ्रांस में और फिर 1830 में लुई फिलिप के हेड बनाकर वहाँ की जनता ने फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की। अब 1848 में फिर से फ्रांस रिपब्लिक बन गया और सभी मेल्स को वोटिंग राइट मिल गया। लेकिन ये फाइनल नहीं है, इसके बाद में फिर से नेपोलियन के वंश का ही एक व्यक्ति आएगा और वो फिर कब्जा कर लेगा, फिर राजा बन बैठेगा और फिर बाद में 1871 के करीब में जाकर फिर रिपब्लिक बनेगा फ्रांस। तो खैर वो हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें 1848 तक देखना है। तो फिर से एक बार रिपब्लिक फ्रांस बन गया है। अब देखिएगा, ये जो 1848 का असर था ये पूरे के पूरे यूरोप पे फिर से दिखाई दिया। आपने ध्यान है मेटरनिख ने क्या कहा था? When France sneezes, the rest of Europe catches cold। तो इसका भी असर पड़ा। देखें क्या हुआ। नया टॉपिक हमारा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। देखिएगा, जो जर्मन वाला एरिया था जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती थी, वो बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे स्टेट्स थे। ऑलरेडी उनको नेपोलियन ने जीत कर 39 स्टेट्स की एक एसोसिएशन बना दी थी और उनमें इकोनॉमिक यूनिटी की फीलिंग आ चुकी थी व्यापार के कारण। तो वहाँ पर भी जब ये फीलिंग डेवलप हुई 1848 में,
तो वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं उन्होंने डिसाइड किया चुनाव कराते हैं, और एक चुनाव हुआ जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव चुनाव जीते, और इसको 18 मई को 1848 में एक मीटिंग की रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कहाँ पर की, सेंट पॉल चर्च में। और यही जो मीटिंग है इनकी, इसको बोला गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। यहाँ पर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करा पूरे जर्मन के लिए, और ऑल जर्मन नेशन असेंबलीज को नाम भी दिया उन्होंने। और जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तो प्रुसिया का जो किंग था, जो सबसे बड़ा स्टेट था जर्मन स्पीकिंग, फ्रेडरिक विलियम, उससे कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाएं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको काम करना है। लेकिन राजा ने स्पष्ट मना कर दिया, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना अधिकार नहीं छोड़ता, और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पर पाबंदी लगा दी गई। सेना बुला ली राजा ने और इनको बाहर निकाला गया। आप देखिएगा, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था और जर्मन था, यहाँ पर महिलाओं ने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस इलाके में महिलाएं अपनी वोटिंग राइट के लिए संघर्ष कर रही थीं, अखबार चला रही थीं, पॉलिटिकल पार्टीज स्थापित की थीं। लेकिन जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ तो महिलाओं को अंदर अलाउ तो किया गया, लेकिन बैठने के लिए सीटें भी नहीं दी गई। गैलरी में खड़े होकर उन्होंने देखा, और महिलाओं को अधिकार अब भी यहाँ पर इस पार्लियामेंट में भी नहीं मिले। हालांकि पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया गया, राजा ने डिसबैंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कुछ लोगों में जागृत हुआ, जिसे बोला गया फेमिनिस्ट। न्यू वर्ड में दे रखा है। फेमिनिस्ट का मीनिंग जानते हैं आप लोग? अवेयरनेस ऑफ वीमेंस राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स, कि महिलाओं को भी बराबर के अधिकार मिले। एक ऐसी सोच विकसित हुई। हालांकि महिलाएं यहाँ तक अभी तक सफल नहीं हुई। थैंक यू।